SK21 वॉल्यूम 2 है ये और पेपर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। अ पेशेंट वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट develops ventricular tachycardia. On ECG, torsade de pointes, ठीक है। लाइकली इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी क्या होगी टॉर्सेट डी पॉइंटीज़ में, तो इसमें आपको हाइपोकैल्सीमिया भी मिलती है, हाइपोमैग्नीसीमिया भी मिलती है, लेकिन हाइपोमैग्नीसीमिया इज़ ग्रेटर देन हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से प्रोलॉन्ग क्यूटी आपको नज़र आता है जिसमें रिस्क ऑफ टॉर्सेट डी पॉइंटीज़ होगा। इट इज़ कॉमन इन हीट एक्सपोजर, डायूरेटिक एंड अल्कोहलिज्म। टॉर्सेट डी पॉइंटीज़ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टॉर्सेट डी पॉइंटीज़ जो है, इट इज़ अ पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। इसमें आपको शिफ्टिंग साइनोसॉइडल वेव फॉर्म नज़र आएगा, ठीक है, और इट कैन प्रोग्रेस टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें आपको लॉन्ग क्यूटी इंटरवल नज़र आएगा और इट इज़ कॉज्ड बाय ड्रग्स, डिक्रीज पोटाशियम, डिक्रीज मैग्नीशियम, डिक्रीज कैल्शियम, ठीक है। पोटाशियम भी कम होता है, कैल्शियम भी कम होता है, मैग्नीशियम भी कम होता है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा इसमें कम होता है। दैट्स वाई हम इसकी ट्रीटमेंट में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ठीक है। टॉर्सिड डी पॉइंट इसका मतलब क्या है कि ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी कौन से ड्रग्स हैं जो आपके साथ प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल कॉज करवाते हैं, उसमें ABCDEF एंड NO। ए फॉर एंटी एरिथमिक, बी फॉर एंटीबायोटिक्स, ए में आर्सेनिक भी आता है, बी से एंटीबायोटिक्स, सी से साइकोटिक्स एंड क्लोरोक्वीन, डी से एंटी डिप्रेसेंट्स एंड डायूरेटिक्स, ई से एंटी एमेटिक्स, एफ से एंटी फंगल्स और NO से नेवेर जो प्रोटीएज इनहिबिटर है, और ओपियोइड्स में मेथाडोन, ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स आपके साथ लॉन्ग क्यूटी इंटरवल कॉज करवाते हैं। अच्छा, 25-year-old woman presents with malar rash, arthritis and proteinuria, most likely renal involvement। अच्छा, 25 ईयर पेशेंट है, उसको मेलर रैश है, आर्थराइटिस है, प्रोटीनूरिया है। तो मेलर रैश आपको जब भी नज़र आया तो इट इज़ हाईली इंडिकेटिव ऑफ लूपस नेफ्राइटिस, SLE। SLE में आपको इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द ग्लोमेरुलाई नज़र आएंगे, प्रोटीनूरिया एंड हेमेचूरिया नज़र आएगी, एंड इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद मेलर रैश एंड आर्थ्रेल्जिया। 6 ईयर पेशेंट है विद पेरिऑर्बिटल एडिमा, लैब में प्रोटीनूरिया मोर देन 3.5 है। मोर देन 3.5 का मतलब है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा क्या होगी, तो इसमें एल्ब्यूमिन लॉस हो जाता है और डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होती है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिफ़िकल्टी पासिंग कैथेटर ड्यू टू यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। विच पार्ट ऑफ यूरेथ्रा इज़ द नैरोवेस्ट इन मेल, तो मेल में सबसे नैरोवेस्ट जो है और वाइडेस्ट है वो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। इट इज़ द नैरोवेस्ट लीस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट। अगर मोस्ट डिस्टेंसिबल की बात आ जाए तो उसमें फिर आपने प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा लिखना है, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंसिबल इज़ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा के बारे में भी आपके साथ एक MCQ आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसका भी मैंने ये थोड़ा सा मैंने इसको कलेक्ट किया है रेलेवेंट टॉपिक को MCQ के साथ। तो यूरेथ्रल इंजरी में आपके साथ मोस्ट कॉमनली इन मेल्स में होता है। इसमें आपने यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन जो है दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसमें आपके साथ ब्लड होगा यूरेथ्रल मीएटस में, हेमेचूरिया होगी और डिफ़िकल्टी इन वॉइडिंग। अच्छा, इसमें आपने ये याद रखना है कि एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी और पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी में किस चीज़ का डैमेज होता है और यूरिन कहाँ जाती है। तो ये आपके साथ इस पिक्चर को अगर आप ज़रा सा देखें, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके साथ एंटीरियर यूरेथ्रा है और ये पीछे वाला जो है ये आपके साथ है पोस्टीरियर यूरेथ्रा। तो अगर एंटीरियर यूरेथ्रा में आपके साथ इंजरी होती है
तो इसे हम पेरिनियल स्ट्रेडल इंजरी भी कहते हैं, और इसमें आपके साथ बल्बर यूरेथ्रा का डैमेज होता है, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो लीड टू स्क्रूटल हेमाटोमा। दूसरी बात ये है कि एंटीरियर में अगर आपके साथ ये बक्स फेशिया जो है ना, इसका रप्चर हो जाए तो ये यूरिन आपके साथ लीक आउट करेगा इनटू द यूरिन विल लीक आउट इनटू द पेरिनियल स्पेस, ठीक है। अच्छा, अभी अगर पोस्टीरियर पीछे वाले जगह में यूरेथ्रा की इंजरी आपके साथ हुई, ये आप देख सकते हैं, ये पोस्टीरियरली है। अगर ये बल्बो यूरेथ्रल मेम्ब्रेन आपके साथ डैमेज हो जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यूरिन विल लीक आउट इनटू द रेट्रोप्यूबिक स्पेस, और उसके साथ आपको हाई राइडिंग प्रोस्टेट भी साथ में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी में आपके साथ बल्बर यूरेथ्रा डैमेज होता है और यूरिन आपके साथ जाता है पेरिनियल स्पेस में। अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रा की इंजरी हो गई तो इसमें बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन का डिस्ट्रप्शन होगा और यूरिन आपके पास जाएगी रेट्रोप्यूबिक स्पेस एंड हाई राइडिंग प्रोस्टेट में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी होगी। A child presents with ambiguous genitalia and absent secondary sexual characteristic at puberty, most likely cause। तो जब भी आपको एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आए, एम्बिगुअस जेनिटेलिया नज़र आई, ठीक है, तो इसमें आपने कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया लिखना है। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में आपके साथ क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ नॉर्मल, इट इज़ इसमें आपके साथ 21 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल की डिफिशिएंसी आ जाती है। एक्सेस एंड्रोजन में आपके साथ वेरिएबल विरलाइजेशन होगी बट लैक ऑफ नॉर्मल प्यूबर्टल डेवलपमेंट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ डिक्रीज्ड इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन डिक्रीज होता है, तो दैट आर योर एंड्रोजन्स, ठीक है। प्रेगनेंसी में आपके साथ एंड्रोजन के लेवल्स फॉल हो जाते हैं ड्यू टू प्लेसेंटल एरोमेटाइजेशन टू एस्ट्रोजन प्रोटेक्टिंग द fetus from androgen excess। फिर है which form of testosterone is most active at the target tissue। तो मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन को हम DHT कहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ टेस्टोस्टेरोन से कन्वर्ट, DHT इज कन्वर्टेड फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन बाय 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। ये 5 अल्फा रिडक्टेज आपको प्रोस्टेट और हेयर फॉलिकल्स में मिलता है। अच्छा, फिर इसके बाद है अ प्रेग्नेंट वुमेन presents with sudden passage of vesicular tissues grapes, what is the likely marker। अच्छा, जब भी आपको पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक मास या वेजिकुलर टिश्यूज आएंगे तो इट इज़ केस ऑफ मोल, जिसमें आपको HCG आपके साथ एलिवेटेड होती है। HCG का वर्ड इटसेल्फ एक निमोनिक है, H फॉर हाइड्रेटिफॉर्म मोल, C फॉर कोरियोकार्सिनोमा, G फॉर जर्म सेल ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये आप याद रखो, हाइड्रेटिफॉर्म मोल आपको इसमें भी HCG इंक्रीज़ होगा, कोरियोकार्सिनोमा में भी HCG इंक्रीज़ होगा, और जर्म सेल ट्यूमर्स में भी HCG इंक्रीज़ होगा। AFP योक सैक के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सैक भी 3 वर्ड्स हैं, AFP भी 3 वर्ड्स है, तो योक सैक इज़ रिलेटेड विद AFP। डाउन सिंड्रोम भी AFP के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, 17-year-old boy presents with small testes, gynecomastia, tall stature, low testosterone, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। अच्छा, उसको स्मॉल टेस्टीज़ है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, गायनेकोमेस्टिया है, लो टेस्टोस्टेरोन है, क्लाइन फिल्टर की तरफ जा रहा है, तो इसमें हम कैरियोटाइपिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड प्यूबर्टी इज कॉल्ड। तो प्यूबिक हेयर और प्यूबर्टी जब पहले आएंगी इसे हम कहेंगे प्यूबार्की, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक या एक्सिलरी हेयर। फिर है तिलार की इज़ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मीनार की इज़ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, फिर इसके बाद है इन विच सेल इज़ एरोमेटेज एक्टिविटी हाईएस्ट, कन्वर्टिंग एंड्रोजन टू एस्ट्रोजन। तो एरोमेटेज एक्टिविटी किस में हाईएस्ट होगी, जो आपके साथ एंड्रोजन को कन्वर्ट करेगा एस्ट्रोजन में, दैट इज़ योर ग्रैनुलोजा सेल्स। ग्रैनुलोजा सेल्स एक्सप्रेस करते हैं
एरोमेटेज को कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोस्टेनिडायोन को ईस्ट्राडायोल में। 32-year-old woman at 32 weeks gestation has BP 143/85, no proteinuria and mild headache। 32 ईयर वुमेन है, 32 वीक्स गेस्टेशन पे BP 143/85 है, प्रोटीन्यूरिया वगैरह नहीं है, उसको माइल्ड हेडेक है। तो इसकी आपने ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होगा तो उसमें आपने मॉनिटरिंग करनी होगी। अगर बीपी आपके साथ 160/110 से ज़्यादा हो गई फिर आपने एंटी हाइपरटेंसिव्स देने हैं, ठीक है। 22-year female presents with ovarian mass। Histology shows tissues from ectoderm, mesoderm, endoderm and extra embryonic tissue। तो ये आपके साथ क्या है, आपको टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म में, एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो ये भी आपके साथ जो है दिस इज़ टेराटोमा, ठीक है। टेराटोमा में एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखो कि इसमें आपको हेयर्स एंड टीथ्स भी नज़र आएंगे, ठीक है। और इसमें तीनों जर्म लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मेच्योर और इमेच्योर दोनों हो सकता है। अच्छा, चाइल्ड प्रेजेंट्स विद ओवेरियन टेस्टिकुलर मास। ओवेरियन टेस्टिकुलर मास है, एलिवेटेड एएफपी है। तो एएफपी मैंने आपको कहा कि एएफपी फॉर योक सैक में भी 3 वर्ड्स हैं, एएफपी में भी 3 वर्ड्स हैं, तो दिस इज़ अ योक सैक ट्यूमर। CA 125 में आपके साथ ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं, 199 में आपके साथ एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स हैं। इनहेबिन ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर्स में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा या इसका रिलेशन है इनहेबिन के साथ। बीटा HCG डिसजर्मिनोमा और कोरियोकार्सिनोमा AFP आपको एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर्स या टेराटोमास में। विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट मेटास्टेसिस का हॉलमार्क क्या है कि इसमें इन्वेजन हुई होगी, तो इन्वेजन थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई होगी। ट्यूमर सेल्स लूज सेल टू सेल एडहेजन अलाउिंग मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस आपके साथ ट्यूमर सेल सेल टू सेल एडहेजन लॉस करता है और उसकी वजह से मेटास्टेसिस होती है। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि सेल टू सेल जो है आपके साथ ई कैडहेरिन के थ्रू एडहेयर होते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ई कैडहेरिन की डाउन रेगुलेशन होगी तो ये एडहेजन नहीं होगा एंड इट विल कॉज मेटास्टेसिस, ठीक है। ई कैडहेरिन क्या करता है, मेंटेन्स एपिथेलियल एडहेजन्स, और अगर इसका लॉस हो जाए तो इट विल कॉज डिटैचमेंट, इन्वेजन, मेटास्टेसिस। 60-year-old मैन है, 20 ईयर से स्मोकिंग कर रहा है, उसको ब्रोंकियल बायोप्सी पे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो ये आपके साथ इसका डायग्नोसिस क्या होगा, वो 20 ईयर्स से जो है आपके साथ स्मोकिंग कर रहा है और उसमें सिलिएटेड कोलमनर आपके साथ स्क्वेमस में चेंज हुआ है। तो ये स्क्वेमस सेल सॉरी दिस इज़ एडिनोकार्सिनोम, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ठीक है, सॉरी दिस इज़ स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। आपके साथ सिंपल एपिथेलियम चेंज हुआ है ना। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अपर 2/3 में होता है, एडिनोकार्सिनोमा लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस में होगा, और यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे आपके साथ इन दोनों में स्क्वेमस कन्वर्ट होता है कोलमनर में, यहाँ पे कोलमनर कन्वर्ट हुआ है स्क्वेमस में, तो सिर्फ एपिथेलियल चेंज हुआ है विच इज़ मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो दिस इज़ स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अच्छा, फिर इसके बाद है 40-year-old पेशेंट विद ड्राई कफ एंड डिस्पनिया हैज़ चेस्ट एक्सरे शोइंग बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी। तो बायलैटरल इसका कीवर्ड है, बायलैटरल आपको नज़र आ गया तो ये आपको सार्कोइडोसिस में मिलेगा। अगर यूनिलैटरल होगा फिर टीबी आप लिख सकते हैं, सस्पेक्ट कर सकते हैं। नॉन केसिएटिंग तो टिपिकल कीवर्ड है सार्कोइडोसिस के लिए। बायोप्सी शोज़ ग्रेनुलोमा विद सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस, तो केशियस में टीबी आता है, नॉन केशियस में सार्कोइडोसिस आएगा। 65-year-old मेल स्मोकर हैज़ पेरिफेरल लोअर लोब लंग मास। बायोप्सी पे आपको लार्ज अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं,
तो स्मोकर है उसको पेरिफेरल लोअर लोब लंग मास है, लंग के लोअर लोब में मास है और लार्ज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो लार्ज सेल्स आपको नज़र आ गए, इट बिकम्स लार्ज सेल कार्सिनोमा। Child presents with jaw mass biopsy shows diffuse sheets of lymphocytes with interspersed macrophages। ठीक है, तो आपके साथ जब भी आपको डिफ्यूज शीट्स ऑफ लिम्फोसाइट्स और इंटरस्पर्स्ड मैक्रोफेजेस आ गए तो आपने सस्पेक्ट करना है बर्किट्स लिम्फोमा को, जिसमें आपको स्टेरी स्काई अपीयरेंस मिलती है। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा में हाईली प्रोलिफरेटिव बी सेल ट्यूमर है, सीमिक की ट्रांसलोकेशन होती है, स्टेरी स्काई अपीयरेंस आपको नज़र आती है। अ पेशेंट इज़ बिटन बाय स्ट्रे डॉग, नो प्रायर वैक्सीनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल स्टेप। तो इनिशियल स्टेप में आपने उसको रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन से उस जगह को साफ़ करना होगा। ठीक है, तो इमीडिएट वाउंड केयर में आपने रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन इन्फिल्ट्रेशन करनी है एट द बाइट साइट, और ये आपके साथ पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर बाद में आप उसको वैक्सीन वगैरह दे सकते हो। अभी अ डॉग बाइट वाउंड इज़ वॉश्ड विद पोविडोन आयोडीन। तो ये यही रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन के बाद अभी आपने क्या करना है, तो इस इम्यूनोग्लोबिन के बाद आपने उसे ये पोविडोन आयोडीन के बाद आपने उसे रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन प्लस रेबीज़ वैक्सीन देना होगा। ठीक है, लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन प्लस वैक्सीन सीरीज प्रिवेंट वायरल एंट्री एंड रिप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखो। विच सेल प्रोड्यूस वॉन विली बॉन्ड फैक्टर, तो वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है आपके साथ इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो आपके साथ वॉन विली ब्रांड फैक्टर को जो है सिंथेसाइज करते हैं एंड स्टोर्ड इन द विबल पेलेट बॉडीज़। ठीक है, आपके साथ प्लेटलेट एडहेजन करवाता है और ये आपके साथ फैक्टर 8 का कैरियर है। फिर उसके बाद है विच सबस्ट्रेट इज़ पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर। तो इन सब में सबसे पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर कौन सा है, दैट इज़ ऑल्सो एंडोथेलिन। ठीक है, एंडोथेलिन आपके साथ it is secreted by the endothelial cells and it is a strong vascular smooth muscle and it causes strong vascular smooth muscle contractions। फिर इसके बाद है patient takes aspirin for cardiovascular prophylaxis। एस्पिरिन ले रहा है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इट इनहिबिट्स थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस। एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है COX-1 को, जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन A2 कम हो जाता है और ये आपके साथ प्लेटलेट एग्रीगेशन को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखो कि एस्पिरिन डिक्रीजेस प्लेटलेट एग्रीगेशन। अ पेशेंट विद एस्थमा इज़ ऑलरेडी ऑन ICS बट सिस्टम परसिस्ट। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने उसमें एक ऑलरेडी वो स्टीरॉइड्स ले रहा है तो आपने उसमें लाबा ऐड कर देना है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो है फॉर्मिट्रोल। ठीक है, तो ICS प्लस लाबा इफ सिस्टम परसिस्ट, फॉर्मिट्रोल एक लाबा है। ठीक है, अच्छा, अ पेशेंट हैज़ रिकरेंट रेस्पिरेटरी एंड GI इन्फेक्शन, लैब्स पे एब्सेंट IgA है, तो दिस इज़ सेलेक्टिव IgA डिफिशेंसी। ठीक है, उसमें मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डिफिशेंसी है, प्लाज्मा सेल्स कैन नॉट सिक्रीट IgA, IgG एंड IgM आर नॉर्मल। विच कंप्लीमेंट कंपोनेंट रिक्रूट्स न्यूट्रोफिल टू इन्फेक्शन साइट। तो आपके साथ कौन सा कंप्लीमेंट का कंपोनेंट है जो कि न्यूट्रोफिल को रिक्रूट करता है टू द इन्फेक्शन साइट, दैट इज़ न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट कौन करवाता है, ये आपके साथ C5a करवाता है। ठीक है, C5a जो है आपके साथ न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट करवाता है। तो इसके बारे में भी एक पिक्चर मैंने कलेक्ट किया है, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बाज़ औक़ात इसमें लोग बहुत ज़्यादा एरर्स करते हैं ना, तो आपने हमेशा याद रखना है एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है, एक लेसिथिन पाथवे होता है, एक क्लासिक पाथवे होता है। ठीक है,
तो ये क्लासिक पाथवे भी आपके साथ ये डिफरेंट स्टेप्स में C4 से A निकल जाता है, C4B बन जाता है, C1 में रह जाता है, और C2 से भी C2A निकल के C2B बना देता है। ये आपके साथ C4B2B बना देते हैं। वो आपके साथ C3 पे लगता है तो वहाँ से भी A निकाल के C3B बनाता है। अब ये C3B जो है आपके साथ C4B2B3B ये चीज़ें बनाता है, ठीक है। और इसमें आपने एक्चुअली याद क्या रखना है, इसमें आपने याद रखना है कि C3B जो आपके साथ ये C3B है, इसका काम है ऑप्सोनाइजेशन करना। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब है अपने लिए जो खुराक है उसको और टेस्टी बना देता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ये आपके साथ उसको प्रिपेयर कर देता है फॉर ईटिंग। C3B का काम है। अच्छा, C3A जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है C3A, C5A, और इसके अलावा C4A जो है आपके साथ C3A, C4A, C5A, दीज आर कॉल्ड एनाफाइलोटॉक्सिन्स, ठीक है। ये आपके साथ एनाफाइलेक्सिस करवाते हैं। अच्छा, जो C5A है उसका एक और काम भी है, ये आपके साथ न्यूट्रोफिल की कीमोटेक्सिस करवाता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि मोटेक्सिस C5A करवाता है और C3B आपके साथ ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। फिर इसमें एक C5B से लेके C9 तक जो है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, और ये आपके साथ सेल की लाइसिस या साइटोलाइसिस कॉज करवाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्सोनाइजेशन ऑप्सोनिन्स जो हैं वो C3B एंड IgG है, ठीक है। और आपके साथ जो है इसमें इनहिबिटर्स, डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर C1 एस्टरेज इनहिबिटर्स आपके साथ इनहिबिटर्स हैं, और ये कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन ऑन सेल्फ सेल्स को प्रिवेंट करता है। लाइक कम्प्लीमेंट अपने सेल्स जैसे कि RBCs के अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये किसका काम है, वहाँ पे डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होता है और C1 ईस्टरेज इनहिबिटर होता है, जो कि प्रिवेंट करते हैं कि ये अपने जो सेल्फ सेल्स हैं उनके ऊपर काम ना कर लें, ठीक है। तो ऑप्शनिन में आपके साथ C3B होगा, ये याद रखें, और जो कीमोटेक्सिस करवाता है दैट इज़ C5A। तो ये कन्फ्यूजन अक्सर होती है, तो ये मैंने आपको क्लियर करवाना था। अच्छा, न्यूट्रोफिल एडहेयर्स टू एंडोथीलियम वाई विच मॉलिक्यूल। तो न्यूट्रोफिल्स आपके साथ एंडोथीलियम में ICAM1 के थ्रू बाइंड करते हैं, ठीक है। ICAM1 जो है इट बाइंड्स LFA1 और न्यूट्रोफिल्स, फर्म एडहेजन होती है, उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन हो जाती है। विच कम्प्लीमेंट प्रोटीन इज़ एसेंशियल फॉर ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ऑप्सोनाइजेशन अभी हमने पढ़ लिया। ऑप्सोनाइजेशन कौन करवाता है, C3B। विच एंटीबॉडी इज़ मोस्ट अबंडेंट इन सीरम। तो कौन सी एंटीबॉडी अबंडेंट होती है सीरम में, दैट इज़ IgG, ठीक है। अ पेशेंट डेवलप्स फीवर, चिल्स, हेमोग्लोबिनूरिया आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, पेशेंट को फीवर, चिल्स, हेमोग्लोबिनूरिया है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। सो दिस इज़ एनाफाइलेक्टिक, दिस इज़ कम्प्लीमेंट मीडिएटेड, ओनली कम्प्लीमेंट मीडिएटेड रिएक्शन है। फीवर है, चिल्स है, हेमोग्लोबिनूरिया है आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आपने याद रखना है कि दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड ओनली। पेशेंट रिक्वायर्स अ किडनी ट्रांसप्लांट, विच टेस्ट इज़ क्रूशल टू एसेस डोनर रिसिपिएंट कंपैटिबिलिटी। तो किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे पहले आपने HLA मैचिंग करना होता है, ठीक है, फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। HLA टाइपिंग आप करते हो, ठीक है। इसमें टोटल 6 जीन्स होते हैं, और उसमें अगर आपके साथ मिनिमम 3 सेम हो जाए, ठीक है, मिनिमम 3 मैच हो जाए तो आप फिर जो है ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। लेकिन एक परफेक्ट डोनर जो होगा, जैसे कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो उसमें 6 बाय 6 जीन्स आपके साथ जो है वो सेम आ जाते हैं, दैट्स वाई इट्स अ परफेक्ट मैच। उसमें ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के चांसेस
बहुत रेयर होते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि किडनी ट्रांसप्लांट में हम HLA मैचिंग करवाते हैं, ठीक है। अ पेशेंट इज़ इन्फेक्टेड विद सूडोमोनास एरिजिनोसा, तो सूडोमोनास एरिजिनोसा में हम एमीपेनेम देते हैं, ठीक है। कार्बापेनेम या एमीपेनेम जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी करवाते हैं। टेजोबैक्टम अलोन इज़ ओनली अ बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। A patient with ulcerative colitis presents with abdominal distension, fever, hypotension. Diagnosis क्या है? तो एक पेशेंट है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फीवर, हाइपोटेंशन, ठीक है। तो ये आपके साथ टॉक्सिक मेगाकोलॉन हो गया। A patient with severe ulcerative colitis develops shock after resuscitation. Which of the following is the definitive management? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बाद पेशेंट को शॉक हुआ, उसको आपने रिससिटेशन दी, फिर आपने उसकी हेमिकोलेक्टमी करवानी है, ठीक है। टॉक्सिक मेगाकोलॉन या सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपने, जिसमें शॉक होगा, तो उसमें आपने सर्जिकल रिसेक्शन हेमिकोलेक्टमी करनी है। फार्मर प्रेजेंट्स विद फैटीग, पैलर, माइक्रोसिटिक एनीमिया। फार्मर को फैटीग है, पैलर है, माइक्रोसिटिक एनीमिया है, स्टूल पे आपको हुकवॉर्म के एग्स नज़र आ रहे हैं, तो हुकवॉर्म आपके साथ कौन सा हो गया, ठीक है। तो ये आपके साथ हो गया एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, ठीक है। फार्मर माइक्रोसिटिक एनीमिया। हुकवॉर्म इन्फेक्शन में ब्लड लॉस इन द इंटेस्टाइन होगा, आपको आयरन डिफिशिएंसी माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलती है। अ पेशेंट हैज़ प्रोग्लॉटिस इन A patient has proglottids in stool. History of eating undercooked beef. तो undercooked beef है, इसमें ये भी हुकवॉर्म का सिनेरियो है, इसमें आप प्राजिक्वांटिल देते हो, टैपवॉर्म का सिनेरियो है, सॉरी, ठीक है, जिसे हम ठीनिया सेजिनेटा कहते हैं, इसमें हम प्राजिक्वांटिल इज़ ग्रेटर देन निक्लोसमाइड, ठीक है। तो ये दोनों आपके साथ ऑप्शन में हो सकते हैं। पेशेंट डेवलप डायरिया आफ्टर 7 डोज ऑफ एंटीबायोटिक। पेशेंट को डायरिया है आफ्टर एंटीबायोटिक यूज, दिस इज क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल। पेशेंट प्रेजेंट्स विद गैस गैंग्रीन, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। गैस गैंग्रीन कौन कॉज करवाता है? क्लॉस्ट्रिडियम परफोरेंजिस, ठीक है। तो इसमें परफोरेंजिस नहीं है, बाई फर्मेंटेंस हैं, बाई फर्मेंटन्स, बाइफरमेंटान्स, ठीक है। तो ये बाइफरमेंटान्स जो है ये आपके साथ एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग है और ये आपके साथ गैस प्रोड्यूस करता है, गैस गैंग्रीन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्लॉस्ट्रिडियम के डिफरेंट स्पीशीज़ जो है इनको आपने आइडेंटिफाई करना है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। टेटनाई जो है आपके साथ ये कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? दैट इज टेटनोस्पाज्मिन। स्नेयर प्रोटीन को क्लीव करता है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स लाइक ग्लाबा एंड ग्लाइसिन को रिलीज़ करता है, स्पास्टिक पैरालिसिस कॉज करवाता है, ट्रिस्मस और ओपिस्टोटोनस। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, बोटुलिज्म का नाम जब भी आए तो आपके माइंड में रिस्पायरेटरी पैरालिसिस आने चाहिए ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये MCQ है पार्ट 1 का। दूसरी बात है कि इसमें भी आपके साथ a set of protein required for neurotransmitter release via vesicular fusion। इन्फेंट में बोटुलिज्म होता है, ये आपको कैंड फूड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में MCQs के लिए याद रखनी है कि इन्फेंट बोटुलिज्म आपके साथ क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम कॉज करवाता है फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम रॉ हनी, ठीक है। टॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन वाइवो caused by ingestion of preformed toxins है। प्लस फिर इसके बाद है क्लॉस्ट्रिडियम परफोरेंजिस, इसमें अल्फा टॉक्सिन होता है, लेसिथिनेज आपके साथ डिग्रेड करता है टिश्यू एंड सेल मेम्ब्रेन्स को, और डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होता है विच कॉजेज मायोनेक्रोसिस, गैस गैंग्रीन इसे कहते हैं, एंड हेमोलिसिस जिसे हम डबल जोन ऑफ हेमोलिसिस ऑन ब्लड एगर कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखने हैं ये तीनों। और ये गैस गैंग्रीन की ट्रीटमेंट में एक MCQ आया है इन्हीं एसकेस में, इसमें हम पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो। अच्छा, पेशेंट विद
मेनिंजोकॉक्सीमिया डेवलप सडन हाइपोटेंशन एंड एड्रीनल हेमोरेज। तो पेशेंट को मेनिंजोकॉक्सीमिया है, उसको सडन हाइपोटेंशन और एड्रीनल हेमोरेज हुआ, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा? दैट विल बी नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। जब भी आपको एड्रीनल हेमोरेज की बात आ जाए, ठीक है, मेनिंजियोकॉक्सीमिया के बाद या उसके साथ, तो आपने नाइजीरिया को डायरेक्टली सस्पेक्ट करना है। दिस इज़ वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, जिसमें आपको एड्रीनल हेमोरेज मिलता है, ठीक है। और डीआईसी जो है, इट इज़ कॉज्ड बाय नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। अच्छा, फिर है 142 में, अ पेशेंट ऑन एंटी टीबी थेरेपी डेवलप्स एक्यूट गाउट। तो एक्यूट गाउट में आपने क्या देना होता है? एक्यूट गाउट में आप देते हो पायरजिनामाइड, पायरजिनामाइड, ठीक है। अभी तक ये आपको याद होने चाहिए। पेशेंट विद एसोफिजियल कैंसर रिपोर्ट्स हाई इनटेक ऑफ प्रिकल्ड फूड एंड स्मोक्ड मीट। तो जब भी आपके साथ एसोफिजियल कैंसर की बात आ जाए, तो कार्सिनोजिन इसमें नाइट्रोसमीन होता है, ठीक है। फिर है पेशेंट रिपोर्ट्स डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विद वेट लॉस, मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या होगा? उसको है डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विद वेट लॉस। इसका मोस्ट लाइकली जो आपके साथ डायग्नोज है, दिस इज़ एक्लेजिया। अगर आपके साथ एट द सेम टाइम डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होगा, तो एक्लेजिया सस्पेक्ट करना है। अगर पहले आपके साथ सॉलिड्स देन लिक्विड्स इस तरह, या पहले लिक्विड्स देन सॉलिड जो प्रोग्रेसिवली आपके साथ ख़राब हो रहा है, उसमें आपने एसोफिजियल कैंसर लिखना है, ठीक है। और एसोफिजियल स्ट्रक्चर में आपके साथ सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिस्फेजिया होती है, ठीक है। एक्लेजिया जो है, उसमें इम्पेयर्ड एलियस रिलैक्सेशन होगा, लॉस ऑफ पेरिस्टालिसिस होगी। वाई इज़ ट्यूमर स्टेजिंग परफॉर्म्ड? ट्यूमर स्टेजिंग हम क्यों करवाते हैं? एक होता है स्टेजिंग और एक होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्टेजिंग इज़ टू सी द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड। या स्प्रेड की बात जिस भी ऑप्शन में होगी वो आपने करना है। एस फॉर स्टेजिंग, एस फॉर स्प्रेड, इस तरह मैंने याद किया था। टू एसेस लोकल एंड डिस्टेंट स्प्रेड। अ सेरोटिक पेशेंट हैज़ एसिटिक फ्लूइड, उसमें पीएमएनज आपके साथ मोर देन 250 है, तो पीएमएन जब भी मोर देन 250 होंगे, दिस इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरोटिनाइटिस, ठीक है। पीएमएन काउंट मोर देन 250 इन एसाइड्स कन्फर्म एसबीपी। अच्छा, patient presents with fever, rash, myalgias after recent mosquito bite. Likely virus is fever, rash, myalgia है, तो दिस इज डेंगू वायरस, ठीक है। डेंगू वायरस आपके साथ ब्रेकिंग बोन फीवर कॉज करवाता है, ब्रेकिंग बोन फीवर, रैश, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। विच टॉक्सिन इज एसोसिएटेड विद HCC? तो HCC के साथ एफ्लाटॉक्सिन एसोसिएट होता है। अ चाइल्ड डेवलप डायरिया आफ्टर मिल्क इनटेक, तो इसमें आपने कौन सा टेस्ट करना है? इसमें आपने हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करवाना है। आपने इसमें सस्पेक्ट करना है लैक्टोज की डिफिशिएंसी को, लैक्टेज डिफिशिएंसी को। तो उसमें हाइड्रोजन प्रोडक्शन होती है, तो हम हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट करवाते हैं। चाइल्ड प्रेजेंस विद जॉ मास बायोप्सी शो स्टेरी स्काई आपको बरकित में मिलती है। बरकित का जो एसोसिएशन होता है ABV के साथ। चाइल्ड ट्रीटेड विद डिऑक्सीसाइक्लिन डेवलप डेंटल डिस्कलरेशन, तो डेंटल डिस्कलरेशन जो डिऑक्सीसाइक्लिन या टीट्रासाइक्लिन या जो भी है साइक्लिन्स हैं, तो ये आपके साथ इसलिए टीथ डिस्कलरेशन करते हैं क्योंकि वहाँ पे टीथ में कैल्शियम बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इट कॉजेज टीथ डिस्कलरेशन। Chelate calcium in developing teeth and bone, permanent discoloration if given less than 8-year-old. A 15-year-old boy with non-hypertrophic HOCM है, collapses suddenly during exercise। तो यंग बॉय है, HOCM है उसको, और वो सडनली कोलैप्स होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ये किस वजह से? दिस इज़ ड्यू टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके लिए भी मैंने पिक्चर लिया है। ये थोड़ा सा डिस्कस जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, एक होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एंड वन इज़ रिस्ट्रिक्टिव या इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी।
डायलेटेड इज़ द मोस्ट कॉमन, ये याद रखना है। TTN जीन में आपके साथ म्यूटेशन होती है तो ये टाइटिन को इनकोड नहीं कर सकता। ड्रग्स की वजह से होता है, इन्फेक्शन की वजह से, इस्कीमिया की वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, ठीक है। तो ड्रग्स में अल्कोहल, कोकेन, डॉक्सोरूबसिन है, इन्फेक्शन में कॉक्सैकी एंड चेगास डिजीज़ है, इस्कीमिया में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हीमोक्रोमेटोसिस, सार्कोइडोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, वेट बेरी। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि S3 हार्ट साउंड होगा, हाइपरट्रॉफिक में S4 होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको एक डायलेटेड हार्ट नज़र आएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड हार्ट ऑन द चेस्ट एक्सरे या ऑन द इको, बैलून अपीयरेंस ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। ट्रीटमेंट में सोडियम रिस्ट्रिक्शन करवाए, ACE, ARBs, बीटा ब्लॉकर, सेक्यूबेट्रिल, डायूरेटिक, mineralocorticoid receptors like स्पायरोनोलेक्टोन, डिजॉक्सिन, ICDs और हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस ये है कि डायलेटेड में सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, इन दोनों में डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। इसमें एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी आपको डायलेटेड में मिलेगी, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी आपको हाइपरट्रॉफिक में मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप एथलीट्स के हार्ट को देखते हो, वहाँ पे आपको स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट उसमें आपको इंक्रीज़ मिलता है। अच्छा, स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी जो है इसको हम कहते हैं टोकोट्सुबू कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, या ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी आपके साथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ रिलेटेड है। अच्छा, इसमें वेंट्रिकुलर एपिकल बैलूनिंग होती है और इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके साथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी 60 to 70% ऑफ केसेस में होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें आपके साथ जो है म्यूटेशन इन द जीन, कौन से जीन में म्यूटेशन होगी, जो कि मायोसिन को एनकोड करता है और बीटा मायोसिन हैवी चेन को, मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन सी को, और मायोसिन यहाँ पे टाइटिन था, यहाँ पे मायोसिन आपने याद रखना है। अच्छा, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके साथ सडन कार्डियक डेथ कॉज करवाता है इन यंग एथलीट्स। तो यहाँ पे भी हमने एग्जैक्टली वही सिनेरियो पढ़ा था कि यंग बॉय है, उसको HOCM था और सडन डेथ उसको हो गई। तो दिस इज़ ड्यू टू द HOCM, और HOCM में भी इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा था, HOCM में इन्होंने क्या लिखा है कि सडन कार्डियक डेथ इन यंग एथलीट्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो ये आपके पार्ट 1 का MCQ है, सडन कार्डियक डेथ इन यंग एथलीट ड्यू टू वेंट्रिकुलर एरिथमिया, S4 हार्ट साउंड आपको मिलेगा। तो इसमें आपने पेशेंट को कहना है कि हाई इंटेंसिटी एथलेटिक्स नहीं करने, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपने इसमें देने हैं, और आपने उसको कहना है कि अवॉइड करो डायूरेटिक्स और वेजोडाइलेटर्स को, ठीक है। अच्छा, ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होगी, इसमें मायोफाइब्रिलर डिसअरे और फाइब्रोसिस आपको नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हाइपरट्रॉफिक HOCM जो है वह it is classified as HOCM when left ventricular outflow tract is obstructed। तो ये पार्ट 1 को बहुत पसंद है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक जब ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो उसमें HOCM होगा। अच्छा, ये भी उनको बहुत पसंद है कि एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी होती है, सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ द माइट्रल वॉल्व, तो ये आपको HOCM में मिलेगा। इसकी वजह से आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इट कॉजेज डिस्पनिया, पॉसिबल सिंकपी। अदर कॉजेज ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इंक्लूड क्रॉनिक हाइपरटेंशन एंड फ्रेडरिक एटेक्सिया। जो रिस्ट्रिक्टिव है तो वो पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस या लॉफ्रल एंड्रोकार्डाइटिस या एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस इन वजहों से होगा, एमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से। तो प्लीज़ हेल्प, ठीक है, प्लीज़ हेल्प इसका निमोनिक है, ये भी डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। और आपको जो है लो वोल्टेज ECG इसमें इट कैन हैव लो वोल्टेज ECG डिस्पाइट अ थिक मायोकार्डियम, ठीक है।
और लॉफलर्स एंडोकार्डाइटिस आपके साथ इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपर इसिनोफिलिक सिंड्रोम। हिस्टोलॉजी पे आपको इसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे इन द मायोकार्डियम। तो दैट वाज ऑल। ठीक है, होपफुली दिस इज़ हेल्पफुल। अ पेशेंट डाइज वन डे आफ्टर एम आई। मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म क्या है वन डे आफ्टर एम आई? तो दैट इज़ एरिथमिया। ठीक है, ये पोस्ट एम आई आपने याद रखने होंगे। सेकेंड डे पे पेरिकार्डाइटिस होता है, 3 to 7 डेज पे कार्डियक टेम्पोनेड होता है, और 2 वीक से लेके मंथ्स तक ड्रेसलर सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका मैंने पिक्चर नहीं लिया। ठीक है, चलिए आप अपने लिए पढ़ लें फिर। अ पर्सन एक्सपोज टू आयनाइजिंग रेडिएशन डेवलप कैंसर 10 years लेटर, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? ठीक है, तो 10 years लेटर उसको कैंसर डेवलप हुआ और वो आयनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज हो रहा है, तो दिस इज़ ड्यू टू लॉन्ग लेटेंट पीरियड ऑफ 10 years। आयनाइजिंग रेडिएशन कॉजिंग डीएनए डैमेज, cancer can manifest after latent period of 5 to 20 years. Patient immobilized after long bone fracture develop muscle wasting. तो muscle wasting है, what is the cause? This is disuse atrophy. A drug is given multiple times per day to maintain plasma concentration within therapeutic range. Which pharmacokinetic principle is being applied? तो इसमें कौन सा pharmacokinetic principle आपके साथ अप्लाई हो रहा है? दैट इज़ योर, अच्छा, इसमें ड्रग मल्टीपल टाइम दिया है टू मेंटेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो दिस इज़ अ स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल। ठीक है, और उसके बाद विद इन थेराप्यूटिक रेंज। अच्छा, रिपीटेड डोजिंग अगर आप करते हो इट मेंटेन्स द प्लाज्मा लेवल, तो इट इज़ अ स्टेडी स्टेट डिपेंडेंट ऑन हाफ लाइफ एंड डोजिंग इंटरवल। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, numbness and difficulty walking without anemia। ठीक है, तो टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट, नमनेस, डिफ़िकल्टी वॉकिंग है, तो B12 की बात हो रही है। न्यूरोलॉजिकल साइंस दिए हैं। पेशेंट कंज्यूम मोस्टली ब्रेड एंड प्रोसेस्ड फूड, नो वेजिटेबल्स वगैरह नहीं ले रहा, फोलेट की कमी होगी, दिस इज़ ड्यू टू फॉलिक एसिड डिफिशेंसी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है a patient with seizures and irritability is found to have deficiency of which vitamin needed for neurotransmitter synthesis। अच्छा, पेशेंट को सीजर्स है, इरिटेबिलिटी है, is found to have deficiency of a vitamin needed for neurotransmitter synthesis। तो ये आपके साथ क्या हो गया? दिस इज़ ड्यू टू पायराडॉक्सिन। ठीक है, जो B6 है आपके साथ एज अ कोफैक्टर इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज़ होता है, and it is used for the synthesis of dopamine, serotonin, GABA and norepinephrine। which vitamin deficiency आपके साथ microcytic anemia cause करवाती है and impaired serotonin synthesis। तो विटामिन की डिफिशिएंसी है जो माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करवाएगी और सेरोटोनिन सिंथेसिस को इम्पेयर करेगी, दिस विल बी योर विटामिन B6। ठीक है, B6 की डिफिशिएंसी माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करवाती है, impairs neurotransmitter synthesis। फिर इसके बाद है रेटिनोइक एसिड डिफिशिएंसी लीड टू विच पैथोलॉजिकल चेंज इन द लिवर। तो रेटिनोइक एसिड की डिफिशिएंसी विल लीड टू इट विल लीड टू फैटी चेंज। ठीक है, हेपेटिक स्टीरोसिस। रेटिनोइक एसिड जो है आपके साथ रेगुलेट करता है जीन फॉर लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्राइग्लिसराइड एक्सपोर्ट। Deficiency impairs fat mobilization, causing fat accumulation in the hepatocyte, and it will cause fatty liver। 42-year-old vegetarian woman presents with numbness in her feet and gait imbalance. Lab shows macrocytic anemia, homocysteine is elevated. Which test would be best to confirm vitamin B12 deficiency? So that is your methyl MMA। सिर्फ MMA रेज होता है और होमोसिस्टीन दोनों रेज होंगे, तो दैट इज़ B12, या सिर्फ MMA इंक्रीज़ होगा तो दैट इज़ B12। अगर सिर्फ होमोसिस्टीन इंक्रीज़ होगा दैट इज़ फोलेट डिफिशिएंसी। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। 29-year-old on long-term treatment for generalized seizures presents with fatigue and pallor, peripheral smear आपके साथ मैक्रोसाइटोसिस शो करता है। Which drug effect is responsible? तो इसके लिए megaloblastic anemia due to folate deficiency is responsible।
अच्छा, researcher reports 95% of the test fall between 70 and 130 in an IQ study. This corresponds to which statistical concept? तो 95% का मतलब है कि आपके साथ टू मीन प्लस माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं। प्लस माइनस टू का मतलब है फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% होता है, टू में आपके साथ 95% होता है, और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशंस में 99.7 तक पहुंच जाता है। ठीक है। चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद क्लेफ्ट lip multifactorial presence. Parent ask about recurrence risk in the child's second cousin. Which factor reduces recurrence risk in most? तो इसमें है मोर डिस्टेंट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, जितना दूर होगा उतना उसमें रिस्क जो है कम होगा। अ हैवी इंटॉक्सिकेटेड मैन इंसिस्ट ही कैन ड्राइव परफेक्टली फाइन डिस्पाइट स्टैगरिंग गेट एंड स्लर्ड स्पीच। तो वो कह रहा है मैं गाड़ी सही चला सकता हूँ। ही इज़ इंटॉक्सिकेटेड और उसको जो है उसका गेट भी अब नॉर्मल है, चल फिर भी नहीं सकता प्रॉपरली, स्पीच भी उसका स्लर है। ठीक है। तो इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ये डिनाइल में है, ये मान नहीं रहा। ड्यूरिंग fetal cardiac screening, a murmur prompts evaluation. The baby is found to have defect in the neural crest migration affecting conotruncal septation. Which defect is expected? अच्छा, न्यूरल क्रेस्ट सेल की माइग्रेशन का डिफेक्ट है। तो माइग्रेशन का डिफेक्ट आपको मेम्ब्रेनस वीएसडी में मिलता है। द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कोनोट्रंकल सेप्टम विच इज़ डिराइव फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन जब डिफेक्टिव होगा तो कोनोट्रंकल सेप्टम प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं होगा विद इन द मस्कुलर आईवी सेप्टम, जिसकी वजह से मेम्ब्रेनस वीएसडी कॉज हो जाता है। न्यूरल क्रस्ट में डिफेक्ट होगा तो इट कॉजेज मेम्ब्रेनस वीएसडी, जिस पे यहाँ पे एमसीक्यू आया था टीओएफ पर परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस एंड टीजीए ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल। अच्छा, एएसडी एंड माइट्रल एट्रीजिया में आपके साथ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स नहीं होंगी, एओर्टिक स्टेनोसिस वल्वर है and not due to conotruncal migration failure. A newborn first a newborn's first strong cry result in sudden functional closure of foramen ovale. What mechanism causes this closure? तो कौन सा mechanism है which will cause this closure? This is due to increased left atrial pressure. Increased left atrial pressure. birth पे आपके साथ न्यूबॉर्न फर्स्ट ब्रेथ जब लेता है तो लंग्स इन्फ्लेट होते हैं which causes pulmonary vascular resistance to drop sharply and उसकी वजह से pulmonary blood flow increase होता है। तो उसकी वजह से pulmonary venous pressure pulmonary venous return increase होगा and it will increase the left atrial pressure. राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज जब होता है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन कॉर्ड क्लैम्पिंग, तो उसकी वजह से आपके साथ वीनस रिटर्न रिड्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, अगर इंक्रीज लेफ्ट एट्रियम प्रेशर होगा तो इट पुशेस द सेप्टम प्राइमम अगेंस्ट द सेप्टम सेकेंडम और उसकी वजह से फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाता है विद इन मिनट्स आफ्टर बर्थ। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। During cabbage planning, the surgeon identifies the origin of LCA. From which location does it arise? तो LCA कहाँ से arise होता है? From the left aortic sinus से। A healthy athlete shows five-fold increase in coronary blood flow during maximal exercise. What mechanism mediate most of the dilation? तो कौन सा mechanism आपके साथ most of dilation करवाएगा? ड्यू एक्सरसाइज में लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसमें चॉक निमोनिक है। ठीक है। चॉक फॉर CO2, H फॉर H प्लस, A फॉर एडिनोसिन, L फॉर लैक्टेट एंड K फॉर पोटाशियम है आई गेस। अच्छा, 5 months old boy on his birth he was cynosed and improved within 10 minutes, but now his parent complains of recurrent SOB, shortness of breath, and it worsens when he sleeps. Which of the following is your diagnosis? So this is
ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होगा, ग्रेट आर्टरीज होगी। तो विद इन 10 मिनट्स वो साइनोटिक है, ठीक है, आफ्टर बर्थ। तो दिस विल बी TGA। अच्छा, TOF आपको, उसमें भी साइनोटिक डिजीज़ है TOF, बट वो विद इन मिनट्स आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। चाइल्ड विद साइनोसिस एंड स्क्वेटिंग एपिसोड इज़ डायग्नोज विद TOF। तो विच एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी आपको TOF में मिलती है? इसमें पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर स्टीनोसिस मिलेगा। न्यूबॉर्न गर्ल है, हाइपोटोनिया, अपस्लांटिंग, पैल्पेबर फिशर है, सिंगल पाल्मर क्रीस इज़ फाउंड टू हैव कैरियोटाइप 46XS XX। तो ये मैंने आपको कहा भी है कि सिंगल पाल्मर क्रीज की बात आ जाए, डाउन सिंड्रोम पिक करना है, ठीक है। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी 11 to 14 वीक्स में होती है, ठीक है, और ये आपको डाउन सिंड्रोम में नज़र आती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मार्कर्स 10 to 14 वीक्स में आपके साथ पापा इज़ डिक्रीज्ड एंड HCG इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम्स की बातें कर रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG ज़्यादा होगा, पैप ए आपके साथ डिक्रीज़ होगा, सेकंड ट्राइमेस्टर में AFP कम होता है, UE3 कम होता है, HCG और इनहिबिन A विल इंक्रीज़। एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं प्रीनेटल डायग्नोज में, ठीक है, जब बेबी अभी तक पैदा नहीं हुआ, प्रीनेटल है, तो उसमें हमने एमनियोसेंटेसिस और CVS करना होता है, ठीक है। अगर वो पैदा हुआ पोस्ट नेटल डायग्नोसिस में, आपने उसके लिए कैरियोटाइपिंग करवाना है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एक्सोफ्थेल्मस एंड लिड लैक बट हर थायराइड फंक्शन टेस्ट्स आर नॉर्मल। तो एक्सोफ्थेल्मस आ गया, सिंपल बात है, ग्रेव्स डिजीज़ के पीछे आपने जाना है, दिस इज़ ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव ऑप्थेल्मोपैथी। क्रॉनिक अल्कोहलिक हैज़ लो मैग्नीशियम लेवल, व्हाट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी इज़ एक्सपेक्टेड? अगर मैग्नीशियम लेवल कम होगा तो इट विल कॉज हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। लो मैग्नीशियम PTH रिलीज़ को कम कर देता है, प्लस उसकी रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम लो हो जाता है। अ मैन विद क्रॉनिक CLD प्रेजेंट्स विद डिस्टेंडेड नेक वेन्स, हेपेटोमेगैली एंड एसाइट्स, विच कंडीशन एक्सप्लेन्स दिस? तो उसको लंग डिजीज़ है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, हेपेटोमेगैली है, एसाइट्स हैं, तो दिस इज़ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। Sedentary 45-year-old woman with obesity, high fat diet develops right upper quadrant pain. अल्ट्रासाउंड पे आपको इट शोज़ गॉल स्टोन्स, व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म, ठीक है। तो सेडेंट्री वुमेन है, ओबीज भी है, हाई फैट डाइट ले रही है, शी डेवलप्स राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, अल्ट्रासाउंड पे गॉल स्टोन्स भी नज़र आ रहे हैं, तो इसमें इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल saturation of the bile. 70-year-old man with a history of AFib presents to the ER with cold extremities, BP is 80/40, unstable है, ECG पे AFib with rapid ventricular rate नज़र आ रहा है। तो इसमें मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? तो आपने इसमें कार्डियोवर्जन करनी है क्योंकि ही इज़ अनस्टेबल। 35-year-old man uses antibiotic eye drop from conjunctivitis, within second he रिपोर्ट सोर टेस्ट इन हिज थ्रोट। तो कौन से पाथवे के थ्रू ये स्प्रेड हुआ है? इट इज़ ड्रेनेज थ्रू द नेजोलैक्रिमल डक्ट इनटू द नोज़। फिर उसके बाद है 70-year-old woman presents with dysuria and small mass on the anterior vaginal wall. On examination, gentle pressure causes bleeding and pus discharge from the urethral meatus. What is the most likely diagnosis? तो आपने ये याद रखना है, एक स्मॉल मास ऑन द एंटीरियर वेजाइनल वॉल जिसको आप जेंटल प्रेशर देते हो, उसके साथ ब्लीडिंग और पस डिस्चार्ज होता है, तो दिस इज़ यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम, ठीक है, ये यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम है। इसमें आपको 3 Ds मिलेंगे, डिस्यूरिया, डिस्पेरूनिया, ड्रिपलिंग, ठीक है। अच्छा, 55-year-old मैन लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। His FEV1 is moderately reduced, FVC is markedly reduced. Restrictive lung pattern में नॉर्मल या इंक्रीज FEV1 ओवर FVC रेशो आपको मिलती है। अच्छा, 62 मैंने बहुत दफ़ा आपको ये पिछले MCQs में ये सेम बताया है। 62-year-old man taking antihistamine with strong anticholinergic effect presents with difficulty
इनिशिएटिंग यूरिनेशन एंड डिस्टेंडेड ब्लैडर, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म, तो इसका मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म क्या है कि इसमें आपके साथ डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन विल डिक्रीज, ठीक है। पेशेंट विद एन ओल्ड C5 spinal cord injury report sensation of lower abdominal fullness and difficulty voiding. The bladder empties when suprapubic pressure is applied. What is the underlying mechanism? तो इसमें underlying mechanism आपको क्या मिलेगी? The underlying mechanism you will get is loss of voluntary control with intact reflex or reflex spastic bladder आपको नज़र आएगा। अगर above S2 to S4 lesion होगा, reflex emptying होगी, bladder can be triggered by massage, not sympathetic overactivity. Atropine shows which of the following receptor characteristic, तो atropine कौन से receptor की characteristic show करता है? It shows the characteristic of equal affinity of all muscarinic receptor but clinically more evident M2 effect. अच्छा, atropine non selective है और ब्लॉक करता है M123 को, पैरासिम्पथेटिक कार्डिक अफेक्ट है एट लो डोजेस और M2 प्रोमिनेंस है इसमें। पर्सन टचेस देयर स्किन एंड कैन प्रिसाइजली डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, विच ब्रेन रीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लोकलाइजेशन, तो पर्सन स्किन को टच करता है और प्रिसाइजली डिटरमाइन करता है द लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस, तो ये ब्रेन कौन सा ब्रेन एरिया आपको बता रहा है कि ये हो रहा है, दिस इज प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। विच चेंज विल डिक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो डिक्रीज करेगा दैट विल बी मेम्ब्रेन थिकनेस इंक्रीज जब हो जाएगी, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, डिफ्यूजन रेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेम्ब्रेन थिकनेस, ये इससे आप याद रखो। Radius of blood vessel reduced to half. By what factor does resistance change? तो resistance will change by 16 times, क्योंकि resistance is inversely proportional to the square of radius, यहाँ पे half आपके साथ half है, तो ये आपके साथ radius half है, resistance is inversely proportional to 1 over radius square, radius power 4 sorry, ठीक है, so it becomes 16 time। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन लुब्रेसिन सिंथेसिस, तो ग्लाइकोप्रोटीन लुब्रेसिन आपके साथ साइनोवियल बी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके बाद है आपके साथ 55 ईयर ओल्ड मैन अंडरगोज DNA damaging chemotherapy, damaged cell activate a protein that triggers mitochondrial cytochrome C release and programs cell death. Which of the following is responsible for initiation of this apoptosis? तो initiation of apoptosis आपके साथ कौन करवाता है? That is your P53 activation, ठीक है। P53 activation की वजह से आपके साथ ये एक्टिवेट होता है और इसमें आपके साथ जो ये P53 है ये आपके साथ बैक्स और बैक को एक्टिवेट करता है, जो कि आपके साथ क्या करते हैं, कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है। BCL2, BCLXL, MCL1 ये एंटी एपोप्टोटिक है, ठीक है, और इसका पाथवे मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा भी है। तो ये आप देखो, जब भी DNA डैमेज होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं या हाइपोक्सिया, ये P53 को एक्टिवेट कर देते हैं, जो बैक्स और बैक को एक्टिवेट करते हैं। ये आपके साथ माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C रिलीज़ करवाते हैं, ठीक है। जब साइटोक्रोम C रिलीज़ होता है तो ये आपके साथ कैस्पेस को इनिशिएट करते हैं और वो आपके साथ जो है फिर वो फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो दिस इज़ इंट्रेंसिक पाथवे। एक्सट्रेंसिक पाथवे में फैसल आपके साथ फैस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, TNF अल्फ़ा TNF रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। तो जब ये दोनों बाइंड हो जाते हैं इससे कैस्पेस एक्टिवेट होता है, और साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है वो आपके साथ ग्रेन्जाइम्स या परफोरिन वगैरह रिलीज़ करते हैं, वो भी आपके साथ कैस्पेसिस को एक्टिवेट करता है। तो ये कैस्पेसिस जब एक्टिवेट होता है इट कॉजेज न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन
और साइटोस्केलेटन डिस्पर्शन कॉज करवाता है। उसके अलावा ये आपके साथ ब्लेब, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब भी बनाता है। ये ब्लेब यहाँ से इससे हट के इससे जुदा हो जाता है और इससे एक एपोप्टोटिक बॉडी बन जाती है, और इस एपोप्टोटिक बॉडी के ऊपर आपके साथ मैक्रोफेज लग जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट फॉर दिस एमसीक्यू। यहाँ पे आपसे पूछा है 55 ईयर जो है उसको कीमोथेरेपी हो रही है, ट्रिगर्स माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम सी रिलीज एंड प्रोग्राम सेल डेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग दिस एपोप्टोसिस। ठीक है, तो दिस इज़ योर P53 एक्टिवेशन। अच्छा, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई वुड बी ग्रेटफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।